हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने आपके साथ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी। मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है विच आई कॉल इट एज हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। दोस्तों, हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का मतलब होता है कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स जिनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, जिनका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, और हाई क्वालिटी क्योंकि वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट करते आ रहे हैं। दोस्तों, जो मैंने आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी, सबसे पहले आई एम ग्लैड टू नो कि आपको वो बहुत अच्छी लगी और आप ही ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी डिस्कस करूं, क्योंकि मैंने आपके साथ वो जो फिलॉसफी डिस्कस करी थी वो एक पार्शियल फिलॉसफी है। उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें श्योरली कोई ना कोई स्टॉक आपके हाथ में आ ही जाएगा। मैं प्राइमरीली इसको जब यूज करता हूं तो उसमें जरूरी नहीं है कि कोई स्टॉक मेरे पास आए भी या नहीं आए। जैसे आज की डेट के अंदर हो सकता है मुझे उसके अंदर कोई भी स्टॉक देखने को ना मिले क्योंकि मार्केट्स बहुत ज्यादा हाई चल रही हैं, क्योंकि वो वैल्यूएशन के पैरामीटर पे फिट नहीं बैठेगा फिर वहां पर। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, वहां पर एक कंडीशन और थी कि द स्टॉक शुड हैव फॉलन बाय अप्रॉक्सीमेटली 40% इन द लास्ट 3 मंथ्स और सो। एंड ऑल्सो एक कंडीशन टेक्निकल की भी थी, जहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं वो स्क्रीनर क्या था, आपको मेरी स्क्रीन पे यहां पर दिख रहा होगा। आरओई 15% से ऊपर होनी चाहिए, आरओसीई 15% से ऊपर होनी चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ रेट 15% होना चाहिए, मतलब रेवेन्यू लगातार ग्रो करते रहना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी सबसे पहली कंडीशन ही ये होती है कि मेरी कंपनी ग्रोइंग होनी चाहिए। जो कंपनी ग्रोइंग नहीं है वो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं हो सकती, एटलीस्ट परचेज करने के टाइम पर तो नहीं हो सकती है। एबिडा मार्जिन, मतलब उसको इकोनॉमिक रिसेशन से बहुत ज्यादा खतरा ना हो, क्योंकि जब कभी भी रिसेशन आती है, जब कभी भी वीकनेस आती है तो कंपनीज को मार्जिन कम करने पड़ते हैं। इन कंपनीज का एबिडा मार्जिन ऑलरेडी 20% है, तो इसलिए घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो 200 EMA से ऊपर होना चाहिए, मतलब प्राइसेस जो है वो गिरे जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरे। लेकिन दोस्तों, क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है? ये कंडीशंस अनडाउटेडली सफिशिएंट नहीं है। इसके थ्रू आपको खराब कंपनीज मिलेंगी, इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन क्या इसके थ्रू निकाली गई कंपनी सारी मल्टीबैगर बनेंगी? अभी कुछ और कंडीशंस ऐसी हैं जो आपको चेक कर लेनी चाहिए, और वही मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि और कौन कौन सी कंडीशंस है जो आप ऐड कर सकते हो। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों के जो स्क्रीनर्स हैं आप उनको रन करके देखिएगा। जो कॉमन कंपनीज आती हैं वो आपके काम की हो सकती हैं, और या फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 इनकी कुछ कंडीशंस को आप आराम दे सकते हैं, थोड़ा सा लीवे दे सकते हैं, थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं। आप इसके थ्रू एक सिंगल स्क्रीनर भी बना सकते हैं, मैं वो भी आपको एंड में बना के दिखाऊंगा। तो यहां पर मैंने आपके साथ पार्ट 1 डिस्कस किया था, हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। अब मैं आपके साथ इसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर क्वालिटी को मैं आरओई और आरओसी के पैरामीटर से कम देखूंगा और बैलेंस शीट के पैरामीटर से ज्यादा देखूंगा। क्योंकि क्वालिटी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न कितना जनरेट किया। नेट प्रॉफिट कमाना ही काफी नहीं है, बिना उधार के नेट प्रॉफिट कमाना इज अ ज्यादा बड़ी अचीवमेंट, आई पर्सनली फील सो, कंपेयर टू उधार लेकर प्रॉफिट कमाना। क्योंकि बिना उधार लिए प्रॉफिट कमाने पर आपकी कॉस्टिंग कुछ भी नहीं रह जाती है, जबकि उधार लेने पर आपकी कॉस्टिंग भी होती है उसके अंदर। और जब कभी इकोनॉमिक ड्रॉडाउन्स आते हैं, जब कभी इकोनॉमिक रिसेशंस आते हैं, वहां पर डेट आपको रीपे करना ही पड़ता है। इसीलिए मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज को, जो आज की डेट में मेरे सामने HQCC में जो मेरे सामने टॉप की 14 कंपनीज आ रही हैं, ये 14 कंपनीज में मैं उन कंपनीज को ज्यादा प्रेफर करूंगा जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होगी। तो बैलेंस शीट के बेसिस पे हाई क्वालिटी कैसे देखी जाए और कौन से और पैरामीटर के बेसिस पे आप कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग चेक कर सकते हैं, हम आज इस वीडियो में इस चीज को चेक करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ, और मेरे साथ आप scanex.trade ओपन कर लीजिए। दोस्तों, यहां पर मैं धन चार्ट्स के थ्रू scanex ओपन कर लेता हूं और हम यहां पर चलते हैं क्रिएट पे। हम बिल्कुल नया स्क्रीनर बनाएंगे और यहां पर क्योंकि मुझे क्वालिटी चाहिए तो 2 कंडीशंस ऐसी है जो मेरी क्वालिटी को यहां पर डिटरमाइन करेंगी बैलेंस शीट के अंदर से। पहली कंडीशन है डेट टू इक्विटी। आप मुझे बताइए आपको अपनी जिंदगी कैसी चाहिए, हाई डेट वाली या लो डेट वाली? मुझे पर्सनली अपनी जिंदगी लो डेट वाली ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैं डेट पे लो रहता हूं और मैं ऐसी ही एक्सपेक्टेशन अपनी कंपनी से भी रखता हूं। अगर मैं डेट पर्सनली यूज करता भी हूं तो कोशिश करता हूं कि मैं उसको स्मार्टली प्ले कर पाऊं, कि मैं होम लोन इसलिए लेता हूं नॉट बिकॉज कि मुझे होम लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट मेजरली बिकॉज क्योंकि वो मेरी टैक्स की सेविंग भी कर देगा वहां से। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं क्रेडिट कार्ड में पैसा चर्न इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे 45 डेज की साइकिल मिल जाती है। तो यहां पर हम डेट पे डिपेंडेंट नहीं है, हम डेट को स्मार्टली यूज कर रहे हैं। ठीक उस तरीके से मैं यहां पर कंपनी में ये नहीं चाहता कि उसके पास डेट बिल्कुल भी ना हो, बस डेट बहुत ज्यादा ना हो। तो यहां पर मैं पहली कंडीशन डाल देता हूं डेट टू इक्विटी की, और मैंने बोला कि मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 0.5। तो ये 0 से 0.5 की, आई एम सरप्राइज टू सी कुछ कंपनीज की डेट टू इक्विटी रेशियो 256 भी है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 0.5 डेट टू इक्विटी वाली कंपनीज। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ 1700 कंपनीज बचती हैं आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3000 कंपनीज। दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप मुझे बताइए अगर आपने इस साल 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए की EMI पे करनी है तो आपके अकाउंट में कितने
कितना पैसा होना चाहिए। लेट अस से 30,000 रुपीज पर मंथ, 3.6 लाख रुपीज पर एनम। अगर ये इस साल की आपकी ईएमआईज की इंस्टॉलमेंट्स है, आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा आप रखेंगे? लेट मी गेस, 2.5 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज? बताइए, आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से अगर आपको 3.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो शायद आप 2.5-3 लाख से लेकर 5 से 6 लाख के आसपास रखेंगे। और सारा हम पैसे की बात नहीं कर रहे, हम लिक्विड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ पैसा आपका एफडी में है जो इमीडिएटली तुड़वाई जा सकती है, इमीडिएटली ओपन करी जा सकती है। शायद थोड़ा सा पैसा आप एफडी में रख सकते हैं जो इजीली आपका लॉक इन से बाहर आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर कंपनी की एक रेशो होती है विच इज कॉल्ड करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज आपकी 1.5 से ज्यादा अगर है तो इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं कर रहा है। और अगर ये नंबर बहुत कम है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को कैश का क्रंच आ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो करंट रेशियो शुड बी मोर देन 1.5। ऐसा करके हमारे सामने 1700 में से अप्रोक्सीमेटली 1150 कंपनीज बचती हैं। अब दोस्तों, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के लिए कंपनी का ग्रो करना जरूरी है, ये हमने लास्ट टाइम भी एग्री किया था। मैं आज भी अपने उस पॉइंट पे पूरे तरीके से टिका रहूंगा, क्योंकि कोई कंपनी आपके पैसे को कंपाउंड तभी कर पाएगी जब वो अपने सेल्स और प्रॉफिट्स को कंपाउंड कर पा रही है। क्योंकि इवेंचुअली द कंपनी स्टॉक प्राइस इज अ स्लेव ऑफ द अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग तभी होगी जब रेवेन्यू ग्रो करेगा। आप बिना रेवेन्यू इंक्रीज करे अर्निंग कैसे कमा सकते हो? हाँ, आपका एक थॉट हो सकता है कॉस्ट कटिंग करके अर्निंग्स बढ़ सकती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है ना। सस्टेनेबल चाहिए तो रेवेन्यू ग्रो करेगा, प्रॉफिट ग्रो करेगा, नेट प्रॉफिट भी ग्रो करेगा, ईपीएस ग्रो करेगा और फिर शेयर का प्राइस ग्रो करेगा। इसी माइंडसेट से यहां पर मैं अपने 2 पैरामीटर्स डाल देता हूं, ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ रेट और ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ। ये मैंने यहां पर डाल दिया। दोस्तों, ये दोनों नंबर्स मुझे कम से कम 15% से ऊपर चाहिए। 20% से ऊपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा आ रही होंगी तो इस पैरामीटर्स को हम टाइट भी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इन नंबर्स को 15% तो कम से कम लेकर चलते हैं। आप नोटिस कीजिए, 1100 में से सिर्फ और सिर्फ 250 कंपनीज आपके सामने बचती हैं। अब दोस्तों, अगेन जैसे मैंने बोला कि हमारी कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करेगा, प्रॉफिट ग्रो करेगा, तो हम यहां पर हमने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट तो देख लिया है। आई वुड से ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा अगला पैरामीटर है विच इज एबिडा ग्रोथ रेट। तो यहां पर आपका जो एबिडा ग्रोथ का परसेंटेज है वो भी कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए। तो मेरी कंपनी का जो है वो एबिडा ग्रोथ पिछले 1 साल के अंदर या 3 साल या 5 साल जो भी आप चेक करना चाहते हैं, मैं भी 1 साल का कर रहा हूं, ये नंबर मुझे 15% से ऊपर का चाहिए। तो एबिडा ग्रोथ परसेंटेज ईयर का 15% से ऊपर चाहिए। आप नोटिस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 28 कंपनीज बची हैं। बहुत सारी कंपनीज ने लास्ट ईयर 15% के रेट से भी अपने एबिडा को ग्रो नहीं किया है। अब इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मेरा आरओसीई भी ग्रो कर रहा है, और अच्छा हो जाएगा अगर मेरा प्राइस 50 पीरियड ईएमए के ऊपर चल रहा है। एक टेक्निकल पैरामीटर के थ्रू चेक कर लेंगे कि मेरा स्टॉक अप ट्रेंड में भी है या नहीं है। दोस्तों, अप ट्रेंड में स्टॉक होने से बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी कंपनी बहुत ज्यादा नीचे नहीं रहती है और आपका पैसा लंबे पीरियड तक ब्लॉक नहीं रहता है। हाँ, इसका एक डर ये भी होता है कि कहीं आप हायर लेवल पे बाय तो नहीं कर रहे हैं। हायर लेवल पे बाय कर भी लेंगे तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल या प्राइस टू बुक मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर इस पैरामीटर के अंदर इसको यूज नहीं करता हूं। मैं सिंपल ये चेक करता हूं कि मेरी कंपनी का पहला आरओसीई ग्रोथ भी जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मेरी कंपनी का, और ऐसे केस में बहुत सारी कंपनीज नहीं आती हैं जनरली, लेकिन अगर यहां पर आपको अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो सकता है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियली साउंड कंपनीज ऐसी हैं जो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए अपने आरओसीई को सिर्फ बड़ा नहीं रख रही है। जैसे हमने पिछले पैरामीटर में देखा था, हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 में देखा था कि मेरा आरओसीई कम से कम 15-20% से ऊपर होना चाहिए। यहां पर मैं कह रहा हूं कि मेरा आरओसीई बढ़ना भी चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं, मेरा आरओसीई अगर 5% से भी बढ़ रहा है तो बढ़िया हो जाएगा। टोटल 20 कंपनीज मेरे सामने हैं। अब इनमें से कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका क्लोज उनके ईएम में से ऊपर है? तो करंट डे क्लोज जो है इट शुड बी ग्रेटर देन, एडवांस में चलते हैं, मोर देन ईएम में। कौन सा ईएम में? 50 पीरियड ईएम में। और देखिए हमारे सामने बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 7 कंपनीज। ये हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स मेरे सामने खुला हुआ है। यहां पर आपको मिल रही थी ऐसी कंपनीज जो अपने स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही थी, एट द सेम टाइम वो ग्रो भी कर रही थी। लेकिन इसी टाइप की कंपनी का एक और एंगल है ढूंढने का, ये हमने आरओई और आरओसी के थ्रू ढूंढा था। बाकी बैलेंस शीट के थ्रू, सेल्स ग्रोथ के थ्रू, आरओसी के ग्रोथ के थ्रू, इन सारे पैरामीटर्स के थ्रू भी आज हमने यहां पर सर्च करने की कोशिश करी है। दीज आर ऑल्सो हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, आरओसीई भी बढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये रिलेटिवली सेफ कंपनीज हैं, क्योंकि इनके पास एनफ कैश भी है अकाउंट के अंदर, एंड ऑल्सो इनका कोई बहुत ज्यादा डेट है भी नहीं। तो ये सारी कंपनीज भी हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स ही है। दोस्तों, ये है पार्ट 2 उस वीडियो का, जहां पर मैंने आपके साथ पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि आप एक एंगल से कैसे पता कर सकते हो कि कंपनी अच्छी है या नहीं है। आज हमने दूसरे एंगल से कंपनी को पकड़ने की कोशिश करी है, और आप नोटिस कीजिए इसने भी
अप्रोक्सीमेटली 3000 में से सिर्फ 6-7 कंपनीज आपके सामने लाके रखी है। आई वुड सजेस्ट यू, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक हियर, बट आई वुड सजेस्ट यू इनमें से भी आपको कंपनीज कम कर देनी चाहिए। कैसे? आपको सिर्फ ऐसी कंपनीज रखनी चाहिए जिनकी मार्केट कैप कम से कम एक सिग्निफिकेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर होनी चाहिए। मान लेते हैं अभी के लिए 5000 करोड़ से ऊपर तो होनी चाहिए। आप नोटिस कीजिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 कंपनीज बचती हैं। दोस्तों, हमें पैसा कमाने के लिए ज्यादा कंपनीज नहीं चाहिए, ज्यादा अच्छी कंपनीज चाहिए। आपको बहुत सारी कंपनीज नहीं चाहिए, आपको एक कंपनी से बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए। अगर आप बहुत सारी कंपनीज में छोटी छोटी डाइवर्सिफिकेशन कर भी देंगे तो आपका इवेंचुअल आउटकम निफ्टी जितना रिटर्न ही आने वाला है। वो तो आप निफ्टी के ETF से भी कमा सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं पर आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। एंड दीज, एज यू कैन सी, आर द कंपनीज व्हिच हैव डिलीवर्ड रिटर्न्स इन द लास्ट मेनी ईयर्स। आप इनमें से किसी का भी स्टॉक प्राइस खोल के देख लीजिए, दे ऑल हैव डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। 2021 में अनंतराज का शेयर वाज ट्रेडिंग एट अप्रॉक्सिमेटली 50 रुपीज, जो 2025 में बढ़ के अप्रॉक्सिमेटली 800 रुपए के आसपास का हो गया था। आज के दिन में थोड़ा नीचे जरूर है, लेकिन ल्यूपिन के बारे में आपको मालूम ही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको मालूम ही है। तो ये सारी कंपनीज हैव बीन कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। आज उतना ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रही हैं, लेकिन दे हैव डिलीवर्ड गुड रिटर्न्स इन द पास्ट आल्सो। द रिटर्न्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ द कंपनी इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज द प्राइस ऑफ द कंपनी इज एनीवेज द स्लेव ऑफ द EPS। और हमने EPS को इंपैक्ट करने वाले ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स इस स्क्रीनर के अंदर पकड़ लिए हैं। दोस्तों, दिस वाज पार्ट 2 ऑफ हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। अगली वीडियो में अगर आपको पार्ट 3 जानना है, आप किस एंगल से और अच्छी कंपनी को पकड़ सकते हैं, तो आपके पास, आप नोटिस करेंगे, अभी हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पार्ट 1 में इस समय व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कुछ 6-7 कंपनीज आ रही हैं। इस पैरामीटर के थ्रू 4 कंपनीज आ रही हैं, और ऐसे ही अगले पैरामीटर के थ्रू भी कुछ 3 से 4 कंपनीज के आसपास बन सकती हैं। ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो आप कमेंट्स में पार्ट 3 जरूर लिखिएगा। मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.